कहानी की शुरुआत में हम ताकुमा से मिलते हैं, जो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, वो लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाता। एक दिन उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे घूरकर देख रहा है। जैसे ही वो पीछे देखता है, वो पाता है कि रिका उसे देख रही है। ये देखकर ताकुमा थोड़ा नर्वस हो जाता है और वापस अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करता है, ताकि रिका को ये ना लगे कि वो काम पर ध्यान नहीं दे रहा। असल में रिका भी वैसी ही है। वो भी किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती और अक्सर नर्वस हो जाती है। ताकुमा इस बारे में सोचता हुआ अपने घर वापस चला जाता है। उसके मन में बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर रिका उसे ऐसे क्यों देखती है। अगले दिन कंपनी में सारे वर्कर्स अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन ताकुमा खुद को थोड़ा सुस्त महसूस कर रहा होता है। तभी उसकी नजर रिका पर पड़ती है, जो फिर उसे देख रही होती है। ताकुमा फिर से नर्वस होकर अपने काम में लग जाता है। रिका अपने मन में सोचती है, लगता है मैंने इसे फिर से डरा दिया। तभी मैनेजर का अनाउंसमेंट होता है, अब हमारी कंपनी की ट्रैवल एजेंसी अलास्का में खुलने जा रही है और वहाँ कुछ सिंगल लोगों को भेजा जाएगा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मैनेजर कहती हैं, जो भी वहाँ जाना चाहता है जल्दी बताओ। ताकुमा तुरंत बोलता है, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास एक बिल्ली है और मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। मैनेजर थोड़ा चौंक कर कहती है, ये भला क्या रीजन हुआ, तुम उसे किसी के पास छोड़ सकते हो। इसके बाद मैनेजर सभी को कुछ दिनों का वक्त देती हैं, ताकि वो इस बारे में सोच समझकर फैसला ले सके कि कौन अलास्का जाना चाहता है। अब ऑफिस में सब आपस में बातें करने लगते हैं। एक वर्कर कहता है, अगर कोई वहाँ चला भी गया तो कम से कम 4-5 साल तो लग ही जाएंगे वापस आने में। तभी एक और आवाज आती है, हमारी कंपनी का एक बंदा वहाँ गया था और वो वहीं फंस गया। वहाँ कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं था। ये सुनकर एक लड़की कहती है, इससे तो अच्छा है कि शादी कर लो, क्योंकि मैनेजर तो सिर्फ सिंगल लोगों को ही भेज रही हैं। ताकुमा मन ही मन सोचता है, आइडिया तो बुरा नहीं है। ताकुमा खुद से सोचता है, मेरे जैसे इंसान को तो कोई देखता भी नहीं, शादी तो बहुत दूर की बात है। वहीं दूसरी तरफ रिका भी इस सब में काफी उदास थी। अगले दिन ताकुमा कहीं जा रहा था और अचानक रिका को देख लेता है। वो काफी नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर अपने मन में सोचता है, अभी तो ऑफिस में नहीं हूँ, शायद हिम्मत करके बात कर ही लूँ। ताकुमा हिम्मत जुटाता है और रिका को थैंक्स कह देता है। फिर वो उसे बताता है, मैं ये कंपनी छोड़ने वाला हूँ अपनी कैट की वजह से। रिका हैरान होकर पूछती है, अरे तो तुम अपनी बिल्ली के लिए नौकरी छोड़ रहे हो? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फैमिली नहीं जो इसका ख्याल रख सके? इस पर ताकुमा झेपते हुए जवाब देता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी रिका थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ताकुमा ये सुनकर एकदम से चौंक जाता है। रिका समझाती है, देखो मुझे भी अलास्का नहीं जाना है, लेकिन मेरे पास कोई ठोस वजह नहीं है मना करने की। हम शादी का नाटक कर सकते हैं, इससे दोनों को फायदा होगा और हमें अलास्का भी नहीं जाना पड़ेगा। ताकुमा थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर मान जाता है। रिका खुश होकर कहती है, तो ठीक है, कल हम मैनेजर को बता देंगे, मैं बाकी सब संभाल लूंगी। अगले दिन दोनों मिलकर मैनेजर को अपने शादी के फैसले की खबर देते हैं। मैनेजर बहुत खुश होकर उन्हें बधाइयाँ देती है। रिका मन ही मन मुस्कुराती है, प्लान कामयाब हो गया। कुछ समय बाद ताकुमा को मैनेजर का फोन आता है, जिसमें वो ताकुमा और रिका दोनों को एक जगह मिलने के लिए कहती है। दोनों वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि मैनेजर ने उनके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। दोनों हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें और भी अच्छा प्रिटेंड करना पड़ेगा कि उनकी शादी असली है। रिका ताकुमा को कहती है, चिंता मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। फिर वो बाहर जाती है और वाइन की 2 गिलासें लेकर आती है। ताकुमा को थमाकर मुस्कुराते हुए कहती है, अब बस ये नाटक कुछ दिन और करना पड़ेगा। पार्टी में रिका सबके सामने एक गाना गाती है, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। मैनेजर रिका और ताकुमा की अचानक शादी पर थोड़ा शक करती है और मन में सोचती है, हो सकता है रिका प्रेग्नेंट हो, इसलिए सब इतनी जल्दी हो गया। खैर, सब लोग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। रात काफी हो चुकी थी और रिका ने काफी शराब पी ली थी, तो ताकुमा उसे घर छोड़ने का फैसला करता है। रास्ते में रिका लड़खड़ाने लगती है, लेकिन ताकुमा उसे गिरने से बचा लेता है। रिका थोड़ा हंसी में कहती है, अब मैं अकेले घर चली जाऊंगी,
लेकिन ताकुमा मन ही मन सोचता है शायद मुझे उसका साथ देना चाहिए। वो अकेली इतनी हिम्मत से गा रही थी और मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। अगले दिन रिका उनके फेक रिलेशनशिप की स्क्रिप्ट तैयार कर रही होती है। उसके पास ताकुमा की सारी डिटेल्स की एक लिस्ट होती है और वो मन ही मन ताकुमा से माफी मांगती है कि वो उसे बिना बताए ये सब कर रही है। तभी ताकुमा वहाँ आ जाता है और मदद की पेशकश करता है। रिका उसे बताती है कि उसने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, बस प्रपोजल वाला हिस्सा समझ नहीं आ रहा। ताकुमा घबरा जाता है, उसे पसीना आने लगता है और मन ही मन कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर ये बात रिका के सामने कह नहीं पाता। रिका समझ जाती है और कहती है कोई बात नहीं, तुम टाइम ले सकते हो। फिर वो ताकुमा को नकली एंगेजमेंट रिंग देती है, कहती है इससे सबको यकीन हो जाएगा कि हम शादीशुदा हैं। अगले दिन ताकुमा उस नकली रिंग को देखकर रिका की बातों के बारे में सोचता है। दूसरी ओर रिका कुछ तस्वीरें ले रही होती है कि तभी उसे एक मैसेज आता है जिससे वो थोड़ी उदास हो जाती है। वो रिप्लाई करती है कि मैं अभी टोक्यो में नहीं हूँ। ताकुमा रिंग पहनते हुए सोचता है ये सिर्फ एक नकली शादी है। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल पर व्यक्ति कहता है मुझे पता है कि तुम दोनों का रिश्ता नकली है और मैं तुम दोनों को अलास्का भेज कर ही रहूंगा। ये सुनकर ताकुमा चौंक जाता है और तुरंत रिका को बताता है। रिका भी परेशान होकर कहती है अलास्का भेजने की बात तो सिर्फ हमारे ऑफिस के मेंबर्स को ही पता है, तो शायद उनमें से ही कोई है। तभी उनका एक कोवर्कर वहाँ आता है और ताकुमा से कहता है आज रात तुम्हारे घर आ सकता हूँ। ताकुमा को ये सुनकर हैरानी होती है क्योंकि ये वो शख्स है जो उससे कभी बात नहीं करता था। वो तुरंत रिका के साथ एक कपल की एक्टिंग करने लगता है। कोवर्कर थोड़ा झिझकते हुए कहता है सॉरी डिस्टर्ब किया और वहाँ से चला जाता है। आखिरकार ताकुमा अपने घर वापस आता है, सोचता है कि ये नकली शादी की कहानी कितनी उलझी हुई हो गई है। ताकुमा अपने घर को सजाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि कुछ गेस्ट आने वाले थे। कुछ देर बाद रिका भी वहाँ आ जाती है। उसने अपने साथ कपल्स की मैचिंग चीजें भी लाकर ताकुमा के घर में सजा दी ताकि सबको उनका रिश्ता असली लगे। फिर दोनों साथ बैठकर स्क्रिप्ट की रिहर्सल करने लगते हैं। तभी दरवाजे पर गाने की आवाज आती है। ताकुमा कपल की तरह दरवाजा खोलता है, लेकिन उसे देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ कई लोग आ गए थे। सभी मिलकर पार्टी का मजा लेने लगते हैं। तभी एक कोवर्कर ताकुमा से कहता है भाई मुझे सिखाओ, तुमने लड़कियों को पटाना कैसे सीखा? मुझे भी सीखना है। उसकी ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। ताकुमा खुद भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता वो ये सब कैसे कर रहा है। बाकी सब लोग भी उससे पूछने लगते हैं कि उसने रिका को कैसे डेट करना शुरू किया। ताकुमा थोड़ा झेपते हुए कहता है हम ट्रेनिंग टाइम से डेटिंग कर रहे हैं और अब जल्दी शादी करने वाले हैं। सबको ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। रात गहराने लगती है और लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन एस रुकता है और फिर से ताकुमा से कहता है भाई मुझे सच में बताओ ना, मैं भी किसी को पसंद करता हूँ और उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ताकुमा अपने कमरे में वापस आता है और देखता है कि रिका वहाँ आराम कर रही है। वो कहती है थोड़ा थक गई थी इसलिए थोड़ा रेस्ट कर रही थी। दोनों साथ में चाय पीते हैं, फिर पूरे घर की साफ सफाई करने लगते हैं। सफाई के दौरान रिका ताकुमा से पूछती है तुम खाली समय में क्या करते हो? ताकुमा जवाब देता है मैं अपनी कैट के साथ खेलना पसंद करता हूँ। ताकुमा उससे भी यही सवाल पूछता है तो रिका कहती है मुझे खाली टाइम में मैप पढ़ना बहुत पसंद है। वो ये बात बड़ी एक्साइटमेंट से बताती है। ताकुमा मुस्कुराकर कहता है तो तुम जब मैप पढ़ती होगी तब काफी खुशी जाती होगी, है ना? ये सुनकर रिका थोड़ा शर्मा जाती है और जवाब देती है मुझे पता नहीं। रास्ते में रिका अपने दिल की धड़कनों को महसूस करते हुए सोचती है कि ये उसे कैसा अजीब सा एहसास हो रहा है। दूसरी तरफ ताकुमा को भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है और वो समझ जाता है कि उसकी ये फीलिंग्स क्या हैं। अगले दिन रिका ऑफिस में अपने काम में व्यस्त थी, तभी एक कस्टमर आता है। वो उसे हैंडल करने के लिए किसी को भेजना चाहती थी, पर सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। आखिरकार रिका खुद उस कस्टमर के पास जाती है और पूछती है आप कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं? वो आदमी कहता है मैं ताकुमा का पिता हूँ और मुझे पता चला है कि मेरा बेटा शादी कर रहा है, इसलिए मैं ये सब जानने के लिए यहाँ आया हूँ।
और हाँ, ये बात किसी को मत बताना। ये सुनकर रिका को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसने ये सोचा भी नहीं था कि अब फैमिलीज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। रिका जवाब में कहती है, मैं ताकुमा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। ताकुमा के पिता जो एक बिजनेसमैन थे, रिका को एक प्रोडक्ट देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रिका तुरंत ही ताकुमा को सब बताने के लिए जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। रिका वो प्रोडक्ट ताकुमा के कमरे में छोड़कर उसे मैसेज करती है, फिर उसके पिता को देखने निकल पड़ती है। ताकुमा के पिता बहुत गुस्से में थे और यह सोच रहे थे कि उनका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। तभी रिका उनके पास जाती है और कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ताकुमा को कॉल करके बुला लेती हूँ, तब तक आप मेरे साथ चलिए। फिर दोनों रेसिडेंस में चले जाते हैं। रिका ताकुमा के पिता से पूछती है कि उन्होंने क्यों कहा कि ताकुमा ने उनके परिवार का नाम खराब कर दिया। इस पर ताकुमा के पिता समझाते हैं कि उनकी फैमिली थोड़ी ट्रेडिशनल है और उनके यहाँ सब कुछ रीति रिवाज के अनुसार ही होता है। दूसरी ओर ताकुमा को रिका का मैसेज मिल जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसके पिता आ गए हैं। वो तुरंत ही वहाँ पहुँचता है और रिका उसे एक तरफ ले जाकर कहती है, मुझे नहीं पता था कि हमारे इस मामले में फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाएगी। ताकुमा उसे सांत्वना देता है कि वो सब संभाल लेगा और उसके पिता को वापस गांव भेज देगा। ताकुमा फिर अपने पिता से बात करने जाता है, लेकिन रिका भी उसके साथ होती है। ताकुमा के पिता फिर रिका से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसे परेशानी में डाला। वो कहते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया था वो सब कुछ सच नहीं था। हमारी शादी की रीति रिवाजों को लेकर कुछ बदलाव आए हैं और अब हमारे गांव में उतनी परंपराएं भी नहीं बची। रिका कहती है, गांव तो एक खास जगह होती है। फिर ताकुमा के पिता अपने गांव की कहानियां बताते हैं, जैसे बचपन में ताकुमा को मेढक पकड़ना बहुत पसंद था। इसके बाद ताकुमा के पिता वापस जाने का निर्णय लेते हैं। रिका ताकुमा से पूछती है, क्या सच में तुम गांव जाओगे? ताकुमा जवाब देता है कि अब कोई और रास्ता नहीं है। अगले दिन मैनेजर ताकुमा को बताती है कि उसे एक प्रिंसेस को ट्रैवल करवाना पड़ेगा। ताकुमा हैरान हो जाता है, लेकिन मैनेजर समझाती है कि प्रिंसेस को मर्दों पर भरोसा कम है और इसलिए उसे ही ये काम करना चाहिए। ताकुमा मजबूरी में मान जाता है। प्रिंसेस से मिलने पर ताकुमा देखता है कि वो जापानी सीखने की कोशिश कर रही है। ताकुमा उसे आराम से इंग्लिश में बात करने के लिए कहता है। प्रिंसेस बताती है कि वो यहाँ एक सामान्य व्यक्ति की तरह घूमने आई है और फिर ताकुमा उसे एक प्रसिद्ध मंदिर ले जाता है जहाँ कई कैट्स की तस्वीरें थीं। प्रिंसेस को ये जगह बहुत पसंद आती है, लेकिन तभी मैनेजर का फोन आता है जो पूछती है कि प्रिंसेस कहाँ है। ताकुमा बताता है कि वो उसके साथ है, तो मैनेजर चौंक जाती है और कहती है, तो इसका मतलब उसने अपने गार्ड्स को चकमा दे दिया। उधर ऑफिस में ताकुमा के कोवर्कर्स आपस में चर्चा कर रहे थे कि ताकुमा प्रिंसेस के साथ मजे कर रहा होगा। ये बात सुनकर रिका थोड़ी उदास हो जाती है। रात में रिका ताकुमा के डिपार्टमेंट में कुछ सामान देने आती है। वो ताकुमा से मिलना चाहती थी, लेकिन संकोच महसूस कर रही थी। रात के समय रिका ताकुमा के कमरे में कुछ देने के लिए आई थी। लाइट्स जल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वो प्रिंसेस को देखकर चौंक गई। प्रिंसेस ने उसे नोटिस कर लिया, तो रिका जल्दी से छुप गई ताकि ताकुमा उसे न देख पाए। जब रिका वापस जाने लगी, प्रिंसेस ने गलती से ताकुमा का कैट बाहर निकाल दिया, जो सीधा उस पर हमला करने वाला था। तभी रिका ने आकर प्रिंसेस को बचा लिया और ताकुमा ये देखकर हैरान रह गया। रिका गुस्से में ताकुमा से कहती है, इतनी रात को घर में किसी को भी बुला लेना सही नहीं है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ताकुमा झेपते हुए जवाब देता है, मैंने तो मना किया था, लेकिन। इस पर प्रिंसेस मुस्कुराकर रिका से कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, ताकुमा ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं। ये सुनकर रिका थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ और ही लग रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ताकुमा प्रिंसेस को घर लाने से मना कर रहा था, पर वो जिद पर अड़ी रही और आखिरकार ताकुमा उसे ले आया। प्रेजेंट में लौटते हुए प्रिंसेस ताकुमा और रिका की केयरिंग देखकर कहती है, ओह, तो नॉर्मल कपल ऐसे रहते हैं, ये बहुत प्यारा है। फिर वो ये भी कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है। उसने शादी एक प्रोफेशनल समझौते के तहत की थी, क्योंकि उस पर बहुत सारे लोग फिदा रहते थे और वो कई बार अजीब हरकतें कर देती थी। कुछ समय बाद प्रिंसेस दोनों को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते रिका
ताकुमा को वह चीज देती है जिसके लिए वो वहाँ आई थी। उसमें एक छोटा सा पत्थर होता है जिसे देखकर ताकुमा हैरान हो जाता है। रिका उसे बताती है कि उसे ताकुमा के पिता से बात करते वक्त पता चला कि उसे फ्रॉक्स बहुत पसंद हैं, तो उसने ये पत्थर खास तौर पर उसके लिए लाया था। जाते वक्त रिका अपने मन में सोचती है, मेरा दोस्त थोड़ा एम्बेरेस्ड हो गया है। और दूसरी ओर ताकुमा रिका को जाते हुए देखता है और सोचता है कि रिका कितनी प्यारी है और वो सच में उससे शादी करना चाहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये लेटेस्ट कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये पसंद आई तो कमेंट करिए ताकि हम इसका अगला पार्ट जल्द ही लेकर आएं।